हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बीकॉम ऑनर्स में आए हुए लेटेस्ट ईयर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे इजी तरीके से डील किया जाता है। बट ये वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें सो दैट आपको ये चैप्टर और बेटर समझ में आ जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्यूमेन क्लासेस। आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स 2013 के सम्स को सॉल्व करेंगे और देखते हैं ये सम्स किस तरीके से होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लें सो दैट आपको ये चैप्टर कॉन्सेप्ट और बेटर समझ आ जाए। यहाँ पे एच लिमिटेड परचेज करा है 13,500 शेयर एस लिमिटेड का। दैट मीन्स कि एच लिमिटेड हो गया होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड हो गया सब्सिडरी कंपनी। और कब ये अक्वायर कर रहा है? 1 जुलाई 2012। दैट मीन्स कि ईयर के मिडिल में कर रहा है ना, तो ये टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को निकाल के करना पड़ेगा। और कितना रुपए में खरीद रहा है ये? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,10,000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे एस लिमिटेड का 2,30,000 दिख रहा है, जबकि वो एस लिमिटेड का जो शेयर खरीदा है उसमें वो सिर्फ 2,10,000 ही इन्वेस्ट करा है। दैट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा 20,000 इसमें है वो कहीं बाहर में इन्वेस्ट किया होगा वो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट ये फॉर्म में बनाया है, पर आप लोग जो है जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइएगा वो शेड्यूल 3 के फॉर्म में बनाइएगा, इस तरह से मत बनाइएगा। ठीक है, आप लोग बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं। फिर यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, पीएल, क्रेडिटर। देखिए ये सब में प्रपोज डिविडेंड है, होल्डिंग कंपनी का भी, सब्सिडियरी कंपनी का भी। तो उसके लिए नोट्स आपको याद रखना पड़ेगा, वो नोट्स को पहले जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए कि जब भी बैलेंस शीट में आपको प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर बैलेंस शीट में क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर आपको प्रपोज डिविडेंड होल्डिंग कंपनी के कॉलम में दिया रहे तो आप किस तरह से ट्रीट करिएगा। उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है सम्स करने के वक्त। जस्ट जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइएगा ना तो उसको आप करंट लायबिलिटी के अंदर जो हेडिंग आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसी के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखिएगा, नोट नंबर देकर उसको आप अलग से सेपरेटली नोट बनाइएगा, वहां पे लिख दीजिएगा कि वो प्रपोज डिविडेंड है होल्डिंग कंपनी का। बस इतना ही काम करना है। पर जब आप वही प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में आपको दिखेगा तब आपको क्या करना होगा कि वो अमाउंट जो प्रपोज डिविडेंड का दिया है सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जब चार्ट बनाते हैं ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला चार्ट कब बनाते हैं? चार्ट नंबर 4 है ना, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसमें हम लोग सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट तो करते ही हैं जिसके अंदर प्री पीएल, प्री रिजर्व आता है और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फिक्स एसेट आता है। फिर पोस्ट पीएल आता है, पोस्ट जनरल रिजर्व आता है, फिर शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी आता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये चीज भी डालना होगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो भी नाम रहेगा वो कंपनी का। फिर आप उसको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। माइनॉरिटी वाला तो हेल्प करेगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के वक्त, पर जो मेजॉरिटी वाले में जो आपका अमाउंट रहेगा उसको आप क्या करिएगा, तो शेयर ऑफ मेजॉरिटी को आप ऐड कर दीजिएगा पीएल में। कौन वाले पीएल में? जब आप वर्किंग नोट नंबर 6 बनाते हैं ना कि कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड पीएल फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जैसे कि ये वाला वर्किंग नोट है हमारा। ओके, तो यहां पे आपको जो है ऐड करना होएगा। ठीक है, कौन सा अमाउंट? सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी वाला, क्योंकि माइनॉरिटी वाला तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड अप कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा जब भी इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको दिखे प्रपोज डिविडेंड वाला बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट में जब बैलेंस प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये वाला जो है हमारा होल्डिंग एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इतना सारा आइटम दोनों कंपनी का दे रखा है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखिए, जो कि 2013 में आया है। एस लिमिटेड जो था हमारा सब्सिडियरी कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2012, देखिए ईयर एंडेड है 31 मार्च 13, तो ईयर का स्टार्टिंग होएगा ना ये वाला। उस वक्त सब्सिडियरी के पास जनरल रिजर्व में 18,000 रुपीज था, पीएल में 36,000 रुपीज था। क्रेडिट है मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है।
इन सितंबर ईयर के बीच में सब्सिडियरी कंपनी जो है एस लिमिटेड, उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा था प्रीवियस ईयर का 11-12 का। ठीक है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो नहीं बता रहा है, पर ये बता रहा है कि यहाँ पे एच लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी, उसको रिसीव होता है 15,000 रुपीज ऑफ सच डिविडेंड। दैट मीन्स कि हम लोग जानते हैं ना डिविडेंड का कहानी। सो स्टूडेंट्स, जब भी एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिया रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि लास्ट ईयर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर का, जो कि होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिट कर दिया है पीएल में, तो हम लोगों को ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा कि पहले जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट है ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी अपना टोटल शेयर कैपिटल के ऊपर निकालेगा। ये शेयर कैपिटल जो है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया रहता है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का भी दिया रहता है, सब्सिडरी का भी दिया रहता है। तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल के ऊपर हम लोगों को निकालना होगा, जितना भी परसेंटेज रहे, 20%, 10%, जो भी रहे, एंड डिडक्टेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन पीएल। तो जो अमाउंट आएगा ना, इंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट को जो हम लोग स्टेप नंबर 2 करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं पीएल का, उसका प्री पीएल जो अमाउंट रहता है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा शेयर ऑफ मेजॉरिटी। जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट आया उसका शेयर ऑफ मेजॉरिटी का निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेजॉरिटी 80% है, तो टोटल डिविडेंड का 80% निकालेंगे और उसको डिडक्ट कर देंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 से, यस, कैपिटलिज्म एंड गुडविल वाले चार्ट से। ठीक है, जो हम लोग करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल प्रॉफिट माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, वही डिविडेंड जो है तुम्हारा मेजॉरिटी वाला अमाउंट आएगा डिविडेंड का। ठीक है, और फिर वही मेजॉरिटी वाला अमाउंट जो यहाँ पे आया है उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे पीएल वाले चार्ट से, जो लास्ट में बनाते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 6 जनरल रिजर्व एंड पीएल वाला चार्ट। उसी पीएल से जो हम लोग बनाते हैं पीएल जनरल रिजर्व एंड पीएल फॉर सीबीएस, वो पीएल से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा वही मेजॉरिटी वाला डिविडेंड का अमाउंट। ठीक है, तो ये वाला चार्ट को, ये वाला स्टेप को लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद ये सम्स को देखना। पहले टोटल डिविडेंड निकालते हैं, फिर होल्डिंग कंपनी का जो मेजॉरिटी पोर्शन रहता है वो निकालते हैं। तो ये सम में सिर्फ मेजॉरिटी पोर्शन दिया है, टोटल हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर दिया है प्लांट एंड मशीनरी, जो बुक में था सब्सिडरी का 1,20,000 रुपीज ईयर के स्टार्टिंग में, उसको रीवैल्यू कर दिया गया है 1,40,000 में। कब रीवैल्यू किया गया है? डेट ऑफ एक्विजिशन में, दैट मीन्स कि 1 जुलाई में। तो सबसे पहले 1 जुलाई में उसका रिटन डाउन वैल्यू क्या है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग जो है इसको कंपेयर कर सकेंगे 1,40,000 से। ठीक है, उसका भी वर्किंग हम लोग देखेंगे। ये सब चीज को ध्यान से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझना। ठीक है, और कोई भी एडिशनल सेल ऑफ मशीनरी नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। फिर जो सब्सिडियरी कंपनी का स्टॉक था उसमें 9600 का कुछ सामान इंक्लूडेड था, जो कि वो होल्डिंग कंपनी से परचेज किया था एच लिमिटेड से। एच लिमिटेड उसमें प्रॉफिट अर्न किया था 20% का कॉस्ट के ऊपर। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक बन जाएगा ना, क्योंकि अब तो एच लिमिटेड वो प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर पाएगा, और 20/120 करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर है, ऑन सेल के ऊपर रहता तो 20/100 हो जाता। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा है बीकॉम ऑनर्स 2013 का, उसका सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि एच लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो 13,500 शेयर्स जो है एस लिमिटेड का, जो कि सब्सिडियरी कंपनी का था, उसका परचेज किया है, अक्वायर किया है। तो उसको ऊपर लिख दिए, डिवाइडेड बाय एस लिमिटेड के पास टोटल शेयर था कितना, वो बैलेंस शीट में देख लीजिए आप। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 1,80,000 रुपीज, और हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है। तो डिवाइड कीजिएगा, 18,000 शेयर हो जाएगा एस लिमिटेड का। ठीक है, इनटू 100, तो 75% हो गया हमारा मेजॉरिटी और 25% हो गया हमारा माइनॉरिटी। दूसरा वर्किंग नोट आता है पीएल का। पीएल का हम लोगों को वर्किंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्री पीएल दे रखा था कि ईयर के स्टार्टिंग में एस लिमिटेड के पास था हमारा 36,000, और बैलेंस शीट में अगर एस लिमिटेड का देख लीजिएगा कि ईयर के एंड में उसके पास हो गया था 60,000। तो पहले ये दोनों को लिख दिए हम लोग। फिर देखते हैं कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहा था एस लिमिटेड। वो डायरेक्ट टोटल डिविडेंड दिया नहीं था, तो फर्स्ट एक स्टार जो है वो हम लोग का ये वाला वर्किंग से पता चलेगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, डिविडेंड रिसीव बाय एच लिमिटेड, मतलब कि होल्डिंग कंपनी को कितना डिविडेंड मिला था भाई, 15,000 रुपीज, और उसका शेयर कितना था, 75% था ना मेजॉरिटी। दैट मीन्स कि 75% डिनोट करता है 15,000, तो टोटल डिविडेंड जो होगा वो 100% होगा ना। तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से, कि 75% डिनोट करता है 15,000 को, तो 1% डिनोट करेगा
15,000 बाई 75% और 100% डिनोट करेगा 15,000 बाई 75% इंटू 100%। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल डिविडेंड जो एस लिमिटेड ने डिक्लेयर किया था वो था 20,000। तो 20,000 को प्री पीएल से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको याद है डिविडेंड का वर्किंग। तो अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए और देखिए, मैं आपको बता चुका हूं। अब 4-5 वीडियो छोड़ के पहले वीडियो में जाइएगा। बीकॉम ऑनर्स 2018 के सम्स में भी, 17, 16 बहुत सारे सम्स में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बारे में। सो वहां से आप देख लीजिए डिविडेंड का कॉन्सेप्ट को। सो ये 20,000 डिविडेंड का टोटल अमाउंट जो है यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। और जो मेजॉरिटी वाला अमाउंट आता है जो कि होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा वर्किंग नोट नंबर 5 जो कि कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल चार्ट से, एंड वर्किंग नोट नंबर 6 जो कि पीएल एंड जनरल रिजर्व वाले चार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, पीएल से सब्ट्रैक्ट होता है हमारा। ठीक है, डिविडेंड मेजॉरिटी वाला, ओके, जो कि 15,000 है। खैर यहाँ पे देखते हैं 20,000 से सब्ट्रैक्ट किए 16,000 आया, तो ये 16,000 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे प्री पीएल को बैलेंस शीट वाले पीएल से, तो सब्ट्रैक्ट करके आता है 44। अब देखिए यहाँ जो वो इन्वेस्टमेंट किया था वो साल के स्टार्टिंग में तो नहीं किया था, मिडिल में किया था ना, 1 जुलाई में। तो उस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि ईयर के स्टार्टिंग से 1 अप्रैल 12 से 30 जून 12 तक जो वो प्री एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा 3 मंथ का। फिर जब वो अक्वायर किया है शेयर्स को 1 जुलाई में, वहां से लेके ईयर एंड तक 31 मार्च 13 तक जो पीरियड होगा वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा 9 मंथ का। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ये अमाउंट को 9 मंथ और 3 मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 44,000 को 9/12 जो आया वो पोस्ट पीएल बन गया, और 3/12 जो आया वो हमारा प्री पीएल में एड अप हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है एड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 11,000, तो ये 16 और 11 मिलके 27,000 जो है वो प्री पीएल बन गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में जो कि जनरल रिजर्व था। हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा था 18,000 ईयर के स्टार्टिंग का, और ईयर के स्टार्टिंग कब था हमारा 1 अप्रैल 12, ठीक है ना, और ईयर के एंड में 31 मार्च 13 में जो बैलेंस शीट था वहां पे सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में जनरल रिजर्व का अमाउंट 30,000 दे रखा था। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस 18,000 को सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, जो आ गया वो पोस्ट जनरल रिजर्व का काम कर रहा है। फिर वर्किंग नोट नंबर 4 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, तो उसको देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कैपिटल प्रॉफिट लिखते हैं हेडिंग, उसके अंदर प्री पीएल जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 में दिख जाएगा आपको, प्री जनरल रिजर्व जो कि वर्किंग नोट नंबर 3 में दिख जाएगा आपको, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए ये इंक्रीज इन द वैल्यू जो आया है वो कहां से आया है, ये हम डबल स्टार दे देते हैं क्योंकि इसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर बनाया हूं, डबल स्टार से मैंने डिनोट करा हूं। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि प्लांट एंड मशीनरी जो एस लिमिटेड जो कि सब्सिडियरी कंपनी का बुक था वो ईयर के स्टार्टिंग में उसका वैल्यू था 1,20,000, और बैलेंस शीट में ईयर के एंड में उसका प्लांट एंड मशीनरी जो हो गया था एस लिमिटेड का वो हो गया था 1,08,000। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 12-13 जो है वो 12,000 से डिप्रिशिएट किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये 12,000 डिप्रिसिएशन जो आया है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकल जाएगा, डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग वाला इनटू 100, तो ये 10% पर एनम हो गया ना कि ईयरली 10% का डिप्रिसिएशन लगता है। अब देखिए कि हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का WDV निकालना है, रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना है, जिस डेट में अक्वायर किया था एस लिमिटेड के शेयर को 1 जुलाई 2012 में। तो 1 अप्रैल में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में दिया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1,20,000। फिर ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है, मतलब कि 1 अप्रैल 12 से 30 जून तक का, वो 3 मंथ्स तक हम लोग डिप्रिशिएट करेंगे। 1,20,000 इंटू 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, ये तो पर एनम है, तो इसको 3 मंथ्स के लिए करेंगे, 3/12 कर देंगे, तो 3,000 से वो डिप्रिशिएट कर रहा है 3 मंथ में। तो आफ्टर 3 मंथ 1 जुलाई 2012 में वही प्लांट एंड मशीनरी का WDV क्या हो जाएगा, 1,20,000 में से 3 मंथ में जो डिप्रिसिएशन हुआ है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1,17,000 जो है उसका WDV आ जाएगा। पर डेट ऑफ एक्विजिशन में जो है क्वेश्चन में बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि उसका रीवैल्यूड हो गया है 1,40,000। अब देखिए 1,17,000 का चीज को वो लोग रीवैल्यू करके रख दिया 1,40,000 में, दैट मीन्स की वैल्यू को इंक्रीज किया है ना उसने, तो कितने से इंक्रीज किया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 23,000 से इंक्रीज किया है। अब ये वाला अमाउंट जो आया है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी, इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, अब जो ये इंक्रीज हुआ है वैल्यू उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था ना, नहीं किया है, तो ये अंडर चार्ज है डिप्रिसिएशन, उसको वापस से चार्ज करेंगे। तो 23,000 के ऊपर 10%, और कितने पीरियड के लिए करेंगे, एक्विजिशन के बाद से, दैट मीन्स कि 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 12 से लेकर 31 मार्च 13 तक, दैट मीन्स कि 9 मंथ के लिए हम लोग जो है डिप्रिशिएट करेंगे। ये अंडर चार्ज डिप्रिसिएशन जो है इसको हम लोग
कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको कहाँ लाएंगे हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग नोट नंबर 6 में जब पीएल बनाएंगे ना, पीएल एंड जनरल रिजर्व वाला चार्ट, पीएल से सबट्रैक्ट कर देंगे। फिर जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे प्लांट एंड मशीनरी वाले जब वर्किंग बनाएंगे फिक्स एसेट का, उसमें इंक्रीज वाली चीज को ऐड करेंगे और डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज को लेस कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हूं यहाँ पे, सबट्रैक्ट करना होगा पीएल से जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला पीएल बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 में। ठीक है, और फिर जब प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे सीबीएस बनाने वक्त, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने वक्त, वहां से भी इसको सबट्रैक्ट कर देंगे डिप्रिसिएशन को। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ इंक्रीज का वैल्यू आएगा। फिर पोस्ट पीएल आता है जो कि हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में दिख गया है। पोस्ट जनरल रिजर्व आता है जो कि वर्किंग नोट नंबर 3 में दिख गया है। सब वैल्यूज को आपको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में, 75% 25% में। फिर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी आता है जो कि बैलेंस शीट में दे रखा था 1,80,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आया है, प्रोपोज डिविडेंड। देखिए बैलेंस शीट में हम लोगों को होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों का प्रोपोज डिविडेंड दे रखा था। तो हम लोग तो जानते हैं कि होल्डिंग कंपनी का प्रोपोज डिविडेंड के साथ कुछ काम यहाँ पे नहीं करना है। सब्सिडरी का क्या करना होता है कि यहां पे लिख कर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ठीक है, पोस्ट डिविडेंड बैलेंस शीट में उसको हम लोग यहां पे लिख कर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी वाला जो है वो तो एड अप होकर के माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में मदद हेल्प कर देता है, पर ये जो मेजॉरिटी वाला पोर्शन जो आया है 13,500, उसका यूज हम लोग कहां करेंगे पता है? जब वर्किंग नोट नंबर 6 बनाएंगे ना, वहां पर हम लोग इसको एड अप कर देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5 देखिए, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल वाला चार्ट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं कि वो एच लिमिटेड जो था वो इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस का करा था उसने। यस, उसने इन्वेस्टमेंट करा था 2,10,000 रुपीज का। वेरी गुड। सो उसमें से लेस करना पड़ता है कैपिटल प्रॉफिट, जो कि वर्किंग नोट नंबर 4 में देखा है अभी हमने कि जो ए था उसको लिख दिए हैं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो डी था वो भी वर्किंग नोट नंबर 4 से उठा के लिख दिए हैं। ये डिविडेंड जो था एच लिमिटेड का शेयर 15,000 वही लिखेंगे। ठीक है, टोटल डिविडेंड नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेजॉरिटी वाला जो एच लिमिटेड का शेयर है वो ही लिखेंगे। ठीक है, ये चीज को लेस करेंगे। पॉजिटिव में आ रहा है तो वो गुडविल हो गया, नेगेटिव में आता तो वो कैपिटल रिजर्व बन जाता, और रिजर्व एंड सरप्लस जब बनाते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, उसमें वो एडअप हो जाता। ठीक है, जनरल रिजर्व, पीएल एंड कैपिटल रिजर्व। पर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, गुडविल है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 6 देख लीजिए आप। बोलता है सबसे पहले कि होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस होता है ना बैलेंस शीट में दिया हुआ जनरल रिजर्व और पीएल का, उसको लिख लिया जाता है। फिर जो वर्किंग नोट नंबर 4 में हम लोगों ने बनाया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला चार्ट, उससे हम लोग पीएल और पीएल का बैलेंस जो बी है और जनरल रिजर्व जो सी है उसको हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे। फिर जो जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया, टोटल आ गया 45, इसी को यूज करेंगे बैलेंस शीट बनाने के वक्त। पर पीएल में भी और भी एडजस्टमेंट बाकी है। पहले जो डिविडेंड हम लोग ने एच लिमिटेड को जो दिया था, एच लिमिटेड का शेयर 15,000, उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिविडेंड जो हम लोगों ने यहाँ पे जो सबट्रैक्ट किया था 15,000, मतलब कि खाली एच लिमिटेड का मेजॉरिटी वाला पोर्शन, वही वाला अमाउंट यहाँ पे भी लेस होगा। ठीक है, जो टोटल डिविडेंड था 20,000 का वो तो लेस हो चुका था पीएल प्री पीएल से, याद है ना, वर्किंग नोट नंबर 2 में। ओके, सो यहां से एक और चीज लेस होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 9600 का स्टॉक जो है एस लिमिटेड के पास इंक्लूडेड था, जो कि वो एच लिमिटेड से परचेज किया था, और एच लिमिटेड में ने 20% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट कमाए रखा था, तो 20/120 कर दिए जितना का स्टॉक था 9600 का। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है जो कि एच लिमिटेड रियलाइज नहीं कर पाएगा। फिर जो हम लोग आपको बताए थे कि प्रोपोज डिविडेंड जो हम लोग निकाले थे एस लिमिटेड का माइनॉरिटी चार्ट वाले इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो मेजॉरिटी वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। और जो हम लोग डिप्रिसिएशन वाला वर्किंग बनाए थे वो अंडर चार्ज जो था वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ये डिप्रिसिएशन एक जगह और लेस होगा, कहाँ बोली तो, जब आप लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइएगा ना वहां पे। ठीक है, वहां पे लेस हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी से। ओके, तो अब जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है आप लोगों को, बनाना है शेड्यूल 3 वाले फॉर्म में। हम बस एक हल्का सा वर्किंग मींस रफ वे में बना के दिखा दिए आप लोगों को कि इस तरीके का फिगर्स आएगा, पर ऐसा प्रेजेंटेशन मत देना आप लोग कैसा प्रेजेंटेशन दीजिएगा जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया हूं। ठीक है, हेडिंग दे दीजिएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 13। पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग रहता है ना, उसके अंदर शेयर
शेयर कैपिटल रहता है, वर्किंग नोट बनाना हर एक का, तो यहाँ पे जो है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का एच लिमिटेड का आ जाएगा, क्योंकि एच लिमिटेड का तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले चार्ट में। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और पीएल का जो बैलेंस आया था वर्किंग नोट नंबर 6 में, वो उसको ऐड अप कर दिए हैं। ये सारा वर्किंग नोट में दिखेगा, जैसे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ये बस एक वर्किंग रफली मैंने आप दिखा रहा हूँ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकला है हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 4 से। ट्रेड पेएबल में देख लीजिए हम लोगों ने एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का अमाउंट को एड अप करा हूं, और फिर ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये क्या है? यस, ये है हमारा बिल्स पेएबल, ठीक है। ये दो जो है ट्रेड पेएबल के अंदर क्रेडिटर्स भी आता है ना, तो क्रेडिटर्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का दिया था, पर जो ये बिल्स पेएबल था वो सिर्फ और सिर्फ एस लिमिटेड का दिया हुआ था। तो ये आप लोग वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा जब ट्रेड पेएबल का बनाइएगा। सिमिलरली शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको क्या डालना होगा, जो एच लिमिटेड का प्रपोज डिविडेंड था वो आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट से डायरेक्टली। एस लिमिटेड का तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जब फिक्स एसेट बनाइएगा उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग एच और एस का अमाउंट को एडअप करके लिख दीजिएगा। प्लांट मशीनरी में एच और एस का अमाउंट को एडअप कीजिएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू जो होता है उसको एडअप कीजिएगा। डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज को लेस कीजिएगा। सारे नोट्स में बनेगा, ठीक है। गुडविल जो हमारा आया था वर्किंग नोट नंबर 5 से वो आ जाएगा। इन्वेंट्रीज में एच और एस का अमाउंट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना होगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक को, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में उस तरीके से डेटर का अमाउंट को दोनों का एडअप कर देना होगा एच और एस का। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जो है हमारा दिखागा क्वेश्चन में, अगर देखिएगा तो वहां पे आपको दिखेगा कि एच लिमिटेड टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 2,30,000 का, जबकि ये वाले सम में एस के शेयर्स में वो सिर्फ 2,10,000 का कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट किया था। तो बाकी जो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है वो कहीं बाहर किया होगा, ठीक है। तो ये एच का हो गया और ये एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया। एडअप करके लिख दीजिएगा 72,000, और कैश एट बैंक जो था वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों का ये बीकॉम 2013 का सम्स खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सम समझ में आ गया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें बीकॉम ऑनर्स 2012 का सम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही ईजी तरीके से। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।